तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने अपने एंग्री बुद्धा लोट से यावहुआ की हालत को खराब कर दिया था। इस वजह से इस कंपटीशन को यूना जीत जाती है और उसे फ्लावर सेक्ट का लीडर बना दिया जाता है। मगर तभी उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेबस हो जाती है जहां पे यूना होती है। वो कुछ दिनों तक आराम करने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है, जिसके बाद फ्लावर सेक्ट में एक छोटा सा प्रश्न रखा जाता है यूना को फ्लावर सेक्ट का लीडर घोषित के लिए। और यहीं पे जियान इसके बाद फ्लावर सेक्ट के अंदर कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि बोन चिलिंग फ्लेम अब काफी हद तक शांत हो चुकी है। इसी वजह से मर्जिंग का ये बिल्कुल सही समय और यह जगह भी काफी ज्यादा सूटेबल है जियान के लिए, क्योंकि फ्लावर सेक्ट में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। इस वजह से कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जियान अभी के लिए जल्द से जल्द पावरफुल बनना चाहता है। भले ही वो अभी के लिए यावहुआ को हरा देता है जो कि डाओजूग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर है, मगर उसकी लड़ाई यावहुआ से नहीं बल्कि होल ऑफ सोल से है जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और उनकी पावर के सामने जियान की ये पावर कुछ भी नहीं है। इस वजह से वो खुद को इतना पावरफुल बनाना चाहता है कि वो बिना किसी की मदद के अपने आप को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर पाए, और इसके लिए उसे खुद को पावरफुल बना होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट होके हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहां पे जियान एक पत्थर के ऊपर क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है, जहां पे जियान सबसे पहले अपनी पावर को रिकवर करता है, क्योंकि जब उसने एंग्री बुद्धा लोट्स को बनाया था तो उसमें उसकी काफी सारी पावर एग्जॉस्ट हो गई थी। इसलिए वो कुछ हाई लेवल की पावर रिकवरी पिलो को बाहर निकालकर उन्हें खा जाता है और कल्टीवेशन करने लगता है। और कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद उसकी बॉडी की पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। और फिर इसके बाद जियान एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि फ्लेम रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट। और इतना कहते वो अपनी हैंड साइनों को चेंज करता है और वापस अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है। वहीं पे गुफा का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और यहीं पे जियान अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम को लेकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका फ्लेम मंत्रा पहले डी क्लास के हाई लेवल पे पहुंच चुका है। इसी वजह से उसे उम्मीद थी कि जब वो अपनी फ्लेम को मर्ज करेगा फ्लेम मंत्रा के साथ, तब शायद उसका फ्लेम मंत्रा इवॉल्व हो जाए एक टैन क्लास टेक्निक के अंदर। और इसी उम्मीद में जियान बोन चिलिंग फ्लेम को मर्ज करने लग जाता है। इस वजह से उसकी बॉडी के भीतर से बहुत ज्यादा हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही थी जो कि पूरी गुफा के भीतर चारों ओर फैल रही थी, जिस वजह से गुफा का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और यहीं पे जियान अपनी 3000 लोट्स हॉट फ्लेम की हेल्प से बोन चिलिंग फ्लेम को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी 3000 लोट्स हॉट फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और उसका ये तरीका मर्जर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो रहा होता है, क्योंकि इसी वजह से अब बोन चिलिंग फ्लेम मर्जीन की साइन को शो करने लगी थी। और ये महसूस करके जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब कुछ टाइम बाद जियान के पास 4 हेवनली फ्लेम होंगी। और जब ये बात पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर फैलेगी कि एक लड़के के पास 4 हेवनली फ्लेम है, तो सभी लोगों के एकदम से होश उड़ जाएंगे और ये चीज जियान के रुतबे को सेंट्रल प्लेन के अंदर और भी ज्यादा बढ़ा देगी। मगर 90% लोग तो इस बात का विश्वास ही नहीं करेंगे कि किसी एक बंदे के पास 4 हेवनली फ्लेम हो सकती है, क्योंकि हेवनली फ्लेम को ढूंढना बहुत ही ज्यादा रेयर है। और अगर गलती से किसी को 2 हेवनली फ्लेम मिल भी जाती है तो वो एक ही अपनी बॉडी के अंदर रख सकता है, और अगर उसने गलती से भी दूसरी हेवनली फ्लेम को भी अपनी बॉडी के अंदर रखा तो वो आपस में लड़ पड़ेगी और बॉडी के इतने टुकड़े करेंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। मगर यह चीज जियान के साथ नहीं होती है, क्योंकि जियान के पास फ्लेम मंत्रा है जो कि एक तरीके से हेवनली फ्लेम को एक दूसरे के साथ मर्ज करवा देता है। मगर ये चीज किसी और बंदे के लिए करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, बोन चिलिंग फ्लेम जियान की फ्लेम के साथ मर्ज होते जा रही थी और इसी वजह से जियान का ऑरा भी और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। और यह प्रोसेस ऐसे ही 1 महीने तक लगातार चलती रहती है, जहां पे जियान के रूम का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। मगर फिर भी जियान रुकने का नाम नहीं लेता, वो लगातार कंटिन्यू रिफाइन करता रहता है, जहाँ पे ऐसे ही दिन और रातें भी लगातार गुजरती रहती है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खड़ी होती है यूना, नायान और जियान की दोस्त क्विंडली, और वो तीनों अभी के लिए उसी गुफा की तरफ देख रही थी जिसके अंदर जियान कल्टीवेशन कर रहा है। तभी नायान कहती है जियान को इस केव के भीतर गए हुए 4 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुके हैं, कहीं जियान को कुछ हो तो नहीं गया। ये सुन के यूना कहती है कि नायान अभी के लिए तुम्हें जियान की टेंशन नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप का ख्याल रख सकता है। और रही बात टाइम की, तो डाओजूग लेवल के बंदों के लिए 1-2 महीने कल्टीवेशन में बैठे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनका नॉर्मल कल्टीवेशन रूटीन होता है। बल्कि काफी सारे डाओजूग लेवल के बंदे तो 1-2 साल तक लगातार कल्टीवेशन करते रहते हैं। ये सुन के नायान थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, मगर यूना को जियान की काफी टेंशन हो रही थी। बस वो तो ऊपर ऊपर से दिखा रही, क्योंकि जियान की ये कल्टीवेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब से जियान इस केव के भीतर गया है तब से इस केव का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और वो इतना ज्यादा पहुंच चुका है जैसे कि वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। और इसी वजह से फ्लावर सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल भी काफी ज्यादा टेंशन में थे, मगर वो यूनन की वजह से अभी के लिए कोई भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करता है। मगर उन्होंने यूनन को थोड़ा सा समय दे रखा है, अगर जियान उस समय में बाहर नहीं निकला तो फिर फर्स्ट एल्डर कोई ना
कोई एक्शन लेगी और इसी वजह से यूना काफी ज्यादा टेंशन में होती है। मगर यहीं पे क्विंगली को अभी के लिए कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि उसके पास जेड्रीन आइज है। इस वजह से उसे मालूम था कि केव के अंदर अभी के लिए जियान एकदम सही सलामत है और इसी वजह से वो अभी के लिए एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होती है और ऐसे ही वो तीनों इंतजार करती रहती है। मगर जियान की केव के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती है तो ये देख के यूना कहती है नायन अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। जियान ने आज भी कोई हलचल नहीं की है। ये सुन के नायन हमें नोट करती है और वहां से जाने लगती कि तभी अचानक से पूरा फ्लावर सैक हिल जाता है। वहीं पे इस झटके को फील करते कि यूना तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को आसपास फैलाकर पूरी जगह को स्कैन करने लगती है और जैसा कि यूना ग्रेनी हुआ की दुबकी की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, इस वजह से वो तुरंत ही महसूस कर लेती है ये झटके जियान की केप से आए हैं और उसकी बॉडी से अभी के लिए काफी ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही है। इस वजह से यूना तुरंत ही सभी लोग को पीछे हटने के लिए कहती है तो वो लोग भी पीछे हट जाते हैं और आसमान में खड़े होकर देखने लगते हैं और यहीं पे जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके दावा की काफी स्पीड से फ्लो हो रही थी। तभी अचानक से उसकी बॉडी के भीतर से बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एक बड़ा सा पिलर बाहर निकलकर जाके सीधा आसमान से टकराता है और उस पिलर के भीतर से काफी ही बड़े बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होते हैं जिस वजह से उन ब्लास्ट की एनर्जी पूरे फ्लावर सैक के अंदर फैल जाती है और इसी वजह से फ्लावर सैक की सभी एल्डर को भी पता चल जाता है और वो तुरंत ही उसी केप के पास आ जाती है और जब फ्लावर सैक की सेकंड एल्डर एनर्जी पिलर को देखती तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। ये ओरा डाउजूग लेवल की 4 स्टार की पिक के वॉरियर जितना है, ये कैसे पॉसिबल है? इतने कम टाइम के अंदर 2 स्टार का ब्रेक थ्रू करना कैसे हो सकता है? और यह सुन के फ्लावर सैक की सभी एल्डर्स शॉक हो जाती है। सभी की हवाएं उड़ चुकी थी क्योंकि किसी डाउजूग लेवल के वॉरियर को 2 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, मगर यहीं पे जियान ने ये सिर्फ 1 महीने के अंदर करके दिखा दिया है। इस वजह से उनके तोते उड़ना तो नॉर्मल सी बात है और यहीं पे फ्लावर सैक की फर्स्ट एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का है। सच में यावचेन काफी ज्यादा लकी है जो उसको जियान मिला क्योंकि इस लड़के की इस तरह की कल्टीवेशन को देख के लगता है कि आगे चल के ये पूरे दावकी कॉन्टिनेंट के अंदर राज करने वाला है। ये लड़का बहुत ही बड़ा नाम ब्रांड बनेगा और यहीं पे पिलर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मगर तभी अचानक से बादलों के भीतर थंडर होने लगता है और पिलर के आसपास एक बड़ा सा बवंडर आ जाता है। ये देख के वहां पे खड़े हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मगर जब फर्स्ट एल्डर देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो एक ट्यान क्लास की टेक्निक का जन्म है क्योंकि हेवन की एनर्जी आसमान के अंदर सिर्फ 3 ही कारणों से अपीयर हो सकती है, जिसमें पहला कारण जब हाई लेवल की पिल रिफाइन के समय की पिल लाइटनिंग हो, और दूसरा जब कोई डाउशिंग लेवल का बंदा अपनी पावर से हेवन की एनर्जी को कलेक्ट करे, और तीसरा जब ट्यान क्लास की टेक्निक का जन्म हो। और जैसा कि जियान अभी के लिए ना तो पिल रिफाइन कर रहा है ना ही वह डाउशिंग लेवल पे है जो हेवन की एनर्जी को कलेक्ट कर सके। इस वजह से बस एक ही कारण बचता है, वो है ट्यान क्लास की टेक्निक का जन्म। ये सोचते उनके तोते उड़ जाते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए भी नामुमकिन है, जबकि वो जियान से बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उसके मास्टर यावचेन भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से इस बात पर विश्वास करना फर्स्ट एल्डर के लिए मुश्किल हो रहा होता है। मगर उनकी आंखें देख रही है, वो उसे नकार भी नहीं सकती है। इसी वजह से वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है आज एक बात तो सच हो गई, नई जनरेशन पुराने जनरेशन को पछाड़ते जा रही है। यहाँ तक कि इस लड़की ने आज फ्लावर सैक की पुरानी कई सारी एल्डरों को भी पछाड़ दिया है। और साथ ही यावचेन की बहुत ही अच्छी किस्मत है कि उसे इस तरीके का कमाल का डिसाइपल मिला। और ये कह के उनके मुंह पे एक स्माइल आ जाती है और जियान को लेकर उनकी दिल में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर फर्स्ट एल्डर यूना की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है चलो ये तो काफी ही सही हुआ, इस जियान के साथ यूना के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। आगे चल के ये लड़का जियान काफी ऊंचाइयों को छूने वाला है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, और इससे सीधा फ्लावर सैक को फायदा होगा। और फिर आसमान में देखती है और कहती है सैक लीडर ग्रेनी हुआ, आपने तो सच में ही कमाल की लड़की को लीडर बनाया है, क्या ही कमाल की आईसाइट थी, हाय मजे ही मजे। मगर तभी अचानक से जियान जिस केव के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता वो ब्लास्ट कर जाती है, मगर हमारा जियान एकदम सही सलामत होता है और फिर अपनी आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखता है, जिसे देखते ही जियान एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पे हेवन की एनर्जी क्यों कलेक्ट हो रही है। और फिर थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं है, क्या मेरा फ्लेम मंत्र ट्यान क्लास टेक्निक के अंदर इवॉल्व हो गया। और इतना कहते जियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपने फ्लेम मंत्र के ऊपर फोकस करता है, जिस वजह से फ्लेम मंत्र एक्टिवेट हो जाता है और आसपास की नेचर एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है और उसके अब्सॉर्ब करने की स्पीड काफी ज्यादा होती है। इस वजह से चारों तरफ के एरिया के आसपास की सारी नेचुरल एनर्जी जियान की बॉडी के भीतर जाने लगती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जियान इतनी सारी नेचुरल एनर्जी को अपनी दावकी के भीतर कैसे बदलेगा, मगर जियान को इस चीज की कोई भी टेंशन नहीं होती क्योंकि जैसे वो नेचुरल एनर्जी जियान की बॉडी के भीतर एंटर करती है तो जियान की हेवनली फ्लेम उसकी सारी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल
निकाल लेती है, जिसके बाद वो जियान की दावकी के भीतर कन्वर्ट हो जाती है और ये प्रोसेस ऐसे ही काफी ही स्पीड से हो रही थी। इसी वजह से जियान की दावकी कुछ ही देर के अंदर एकदम फुल हो जाती है। ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं पहले मुझसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर से फाइट करता था तो मुझे उसमें अपनी काफी सारी दावकी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिस वजह से मेरी दावकी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती थी। मगर अब मुझे इस चीज की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारी दावकी है। और रही बात मेरी फ्लेम मंत्रा की, तो अभी के लिए वो पूरी तरीके से ट्यान क्लास टेक्निक के अंदर इवॉल्व नहीं हुआ है, बीच में लटका हुआ है। और फिर जियान अपने लेवल को देखता, जिसे देखते ही वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के बाद भी उसका लेवल केवल डाउजूब लेवल के 4 स्टार तक पहुंचा है। वहीं पे किसी डाउजूब लेवल के बंदे को मालूम चल जाए कि यह लड़का 1 महीने में 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर चुका है, उसके बाद भी उदास है, तो बेचारे वे अपना सिर पत्थर पे मार जाएंगे, क्योंकि उन सभी को 1 स्टार का ब्रेक थ्रू करने में 10-20 साल लग जाते हैं। और यहीं पे जियान थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है और कहता है चलो कोई ना, जो है ठीक ही है, क्योंकि अब मेरे पास 4 तरीके की हेवनली फ्लेम है। मगर अब मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है, अगर मुझे अब नई हेवनली फ्लेम चाहिए तो मुझे लो रैंक की हेवनली फ्लेम को इग्नोर करना होगा, क्योंकि उन्हें लेने से मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आगे चल के जब भी मैं कोई हेवनली फ्लेम के बारे में मालूम करूं तो मेरी पहली चॉइस हाई रैंक की हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। मगर हेवनली फ्लेम के बारे में मालूम करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो हाई लेवल की तो पता नहीं कहाँ मिलेंगी। मगर चलो अभी के लिए मैं डाउजूब लेवल के 4 स्टार तक पहुंच चुका हूं, और अगर मैं स्काई फायर 3 मिस्टेरियस चेंजेस इसका इस्तेमाल करता हूं तो उस कालिया को मैं लातों घोसों से मार के हरा सकता हूं। यहां तक कि अभी के लिए मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर मैं अपनी सारे टेक्निक का यूज करता हूं तो फिर मैं उस 9 तियानजुन को भी उल्लू बना के भाग सकता हूं। और ये सभी बातें जियान सोच ही रहा होता है, तभी वहां पे यूना आ जाती है और जियान से कहती है जियान तुम अभी के लिए ठीक तो हो ना। ये सुनते जियान अपने ख्याली सपनों से बाहर आ जाता है और तुरंत ही उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के यूना शर्मा जाती है, मगर वो फिर भी जियान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है जियान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं बची है, हर जगह चालू हो जाते हो। ये सुन के जियान हैरान हो जाता है और कहता है क्या कह रही हो, मैं तो अभी के लिए तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ग्रेनी हुआ की दाव की है उसी चेक कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या। ये सुन के यूना भी रिलैक्स हो जाती है। वहीं पे जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर यूना की बॉडी के अंदर डालकर उसकी बॉडी को चेक करने लगता है। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज यार। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।